हाय एवरीवन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हम लोग एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स देख रहे थे। कुछ प्रॉब्लम्स बचे हुए हैं तो उसको जो है अभी हम लोग कंसिडर करेंगे। नाइन 9.29 तक देखे थे, बीच में एक 9.27 छूटा हुआ था जिसको अब देख लेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है 9.30 और यह जो 9.30 है इसमें बेसिकली पूछा क्या जा रहा है। तो एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है KCO का होल 4 और इसमें बोला है कि कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन है 9.31, इसमें से कुछ कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं, सभी आयरन के कॉम्प्लेक्स हैं। सेकेंड कॉम्प्लेक्स है FeNH3 का होल 6 3+, फिर है FeC2O4 का होल 3 पे 3- और एक है FeCl6 पे 3-। तो इस कॉम्प्लेक्स के लिए जो है पूछ रहा है कि इसमें से मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन है, विच वन इज मोस्ट स्टेबल, ऐसा। ऊपर वाले में तो ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है जो कि आसान सा चीज़ है। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है, पोटासियम है +1 होता है, कोबाल्ट का आप X मानोगे, कार्बन मोनोऑक्साइड एक न्यूट्रल लिगैंड है तो 0 से इक्वेट कर दोगे तो +1 + X = 0, तो X बराबर -1, मतलब यहाँ कोबाल्ट -1 में है। एक बात आप याद रखोगे हमेशा, और हमेशा याद क्या रखना है कि अभी तक जो आप पढ़े हो उसमें से क्या पढ़े हो कि जो मेटल्स होते हैं उनका बेसिकली पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ही होता है, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन जो है वह लूज करने का टेंडेंसी रखते हैं। मैक्सिमम 99% केसेस में मेटल्स एग्जिबिट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, बट मेटल यहाँ जो है नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट कर रहा है। तो मेटल नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट तभी एग्जिबिट करेगा जब वह कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हो, और साथ ही साथ वह कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो कोई पाई एक्सेप्टर लिगैंड के साथ। पाई एक्सेप्टर लिगैंड काफ़ी डिटेल में हम लोग देखेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ वेरी गुड पाई एक्सेप्टर लिगैंड। तो जब भी कोई ट्रांजिशन मेटल पाई एक्सेप्टर मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता हो तो मोस्ट प्रोबेबल कि वह नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, इसलिए यहाँ कोबाल्ट का नेगेटिव आया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाइवा वगैरह में या जनरली पूछा जाता है इंटरव्यूज वगैरह में कि क्या मेटल्स के लिए पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है। पॉजिटिव तो होता ही है, तो हो सकता है कब, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो तब, और वो भी जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कोई पाई एक्सेप्टर लिगैंड के साथ हो तब। पाई एक्सेप्टर का साथ ही साथ जो है यह काफ़ी अच्छा सिग्मा डोनर है, हम लोग जानते हैं। सिग्मा डोनर है मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन काफ़ी आसानी से डोनेट करेगा सेंट्रल मेटल आयन को, बदले में सेंट्रल मेटल आयन अपना डी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है इसको। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन डोनर के चलते जो है मेटल पे कहीं ना कहीं नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और यह नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट को जो है एग्जिबिट करता है, शो करता है। तो इस बात को याद रखोगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो यह 9.31 दिया हुआ है, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सबसे अधिक स्टेबल, स्टेबिलिटी को हम लोग पिछला लेक्चर में ही रिवाइज किए हैं। सबसे पहले तो सब में आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो सेंट्रल मेटल आयन का। तो यहाँ सेंट्रल मेटल आयन Fe++, यहाँ सेंट्रल मेटल आयन Fe++, यहाँ भी Fe++, यहाँ भी Fe++। तो सेंट्रल मेटल आयन और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट का फैक्टर तो ख़त्म, उसके आधार पे आप कंपेयर नहीं करोगे, क्योंकि सब में सेंट्रल मेटल आयन सेम है और सबका ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या है, सेम है। अब लिगैंड्स की बात कर लें, ये सेंट्रल मेटल आयन था, अब हम लोग लिगैंड्स की बात कर रहे हैं। तो लिगैंड्स की बात करोगे तो यहाँ लिगैंड है क्या, H2O, यहाँ लिगैंड है NH3, यहाँ है C2O4-, यहाँ है Cl-। यदि आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे जाओगे और स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखोगे कि इन सबों में
स्ट्रॉन्ग लिगैंड कौन है, जो लिगैंड्स इस कॉम्प्लेक्स में है। तो इन सब में जो स्ट्रॉन्ग लिगैंड है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के आधार पर उसमें से जो है आप एमीन को लोगे, अमोनिया इस सब में सबसे स्ट्रॉन्ग है। तो एक तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी जो है वह स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के जो लिगैंड है स्ट्रॉन्ग लिगैंड उस पर भी डिपेंड करता है, लेकिन उससे भी बड़ा फैक्टर जो यहाँ है वह है या ऑक्जेलेट आयन, जो कि एक बाइडेंटेट लिगैंड है। ये सारे मोनोडेंटेट हैं, ये भी मोनोडेंटेट है, दिस वन इज बाइडेंटेट। बाइडेंटेट के साथ ही यह चिलेटिंग लिगैंड है, चिलेटिंग लिगैंड। और लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे कि चिलेटिंग लिगैंड जो रिंग बनाते हैं सेंट्रल मेटल आयन के साथ कॉम्प्लेक्स का रिंग जैसा स्ट्रक्चर होता है, वह चिलेटिंग लिगैंड हमेशा एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। तो यह जो कॉम्प्लेक्स है ऑक्जेलेट आयन का, दिस वन विल बी द मोस्ट स्टेबल ड्यू टू चिलेटिंग नेचर ऑफ ऑक्जेलेट आयन। यदि इसके स्ट्रक्चर की बात करोगे तो कैसा स्ट्रक्चर बनना चाहिए, Fe सब में डोनर एटम ऑक्सीजन है, तो 6 ऑक्सीजन डोनर एटम को आप बना लो ऐसा, डबल बॉन्ड O, यहाँ भी डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहाँ भी डबल बॉन्ड O, सॉरी गलत बन गया, इसके साथ होगा। और वैसे ही एक यहाँ डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। तो यह जो रिंग बन रहा है चिलेटिंग लिगैंड के चलते, इसी के चलते इस कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी जो है सबसे ज़्यादा है। तो दिस वन विल इज द मोस्ट स्टेबल। तो एक तो ऐसे लिगैंड्स दिए हुए रहेंगे ना, तो पहले स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के आधार पे आप देख लेना, वहाँ से नहीं काम करेगा तो फिर इसको ज़रूर देखना। हालांकि इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो चिलेटिंग लिगैंड से ही रिलेटेड क्वेश्चन आना है। और चिलेटिंग लिगैंड मतलब कोई पॉलीडेंटेट होगा, तो ये तीनों मोनोडेंटेट है, ये बाइडेंटेट है, और यह रिंग का फॉर्मेशन करेगा, चिलेट बनाएगा। और चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स तो हमेशा ही ज़्यादा स्टेबल होता है एक नॉन चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके लिए 9.32 9.32 इसमें से 3 कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं, NiH2O का होल 6 पे 2+, फिर एक दिया हुआ है NiNH3 का होल 6 पे 2+, और एक दिया हुआ है NiNO2 का होल 6 पे 4-। इसको जो है अरेंज करना है वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन। और यह भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि इसको कलर में हम लोग डील किए थे जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कलर पढ़ रहे थे उस समय। तो ये जो 3 कॉम्प्लेक्सेस दिए हुए हैं, तीनों लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे विजिबल रीजन में। कौन सा कॉम्प्लेक्स किस वेवलेंथ का लाइट एब्जॉर्ब करेगा, तो वेवलेंथ का वैल्यू नहीं, कहने का मतलब है कौन हाइयर वेवलेंथ का लाइट एब्जॉर्ब करेगा, कौन लोअर वेवलेंथ का एब्जॉर्ब करेगा, उसको देखो सबसे पहले आप। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सेंट्रल मेटल आयन की बात कर लो सब में, तो यहाँ है Ni2+, यहाँ भी Ni2+, और इस जगह पे भी Ni2+। उसके बाद आप लिगैंड्स की बात करो, तो लिगैंड में यहाँ है H2O, यहाँ है NH3, यहाँ है NO2-। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मेटल की बात करोगे तो सब जगह D8 है। एंड D8 कॉम्प्लेक्स ऑलवेज फॉर्म आउटर ऑर्बिटल। तो ये सारे कॉम्प्लेक्स, ये भी आउटर ऑर्बिटल, ये भी आउटर ऑर्बिटल, ये भी आउटर ऑर्बिटल, मतलब सारे के सारे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस है। सब पैरामैग्नेटिक होगा, सब में 2-2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन।
तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम है, सेंट्रल मेटल आयन सेम है, सारे के सारे कॉम्प्लेक्स एक नेचर के हैं, सभी आउटर ऑर्बिटल हैं। तो अब सब कुछ डिपेंड करेगा इस लिगैंड पे। और ये 3 लिगैंड्स को यदि आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के आधार पे देखोगे तो H2O से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगैंड है H2NH3 और इससे भी ज़्यादा है NO2-। मतलब लेफ्ट टू राइट जा रहे हो आप तो लिगैंड फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेज, लिगैंड फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेज। यह सबसे स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, इससे भी NH3 और इससे भी H2O। अब यदि लिगैंड फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, इसका मतलब कि यह क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को बढ़ाएगा। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को ही क्या करेगा, इन्हांस करेगा, बढ़ाएगा। अब जो हम लोग पढ़ें कि यह जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है डेल्टा वो मतलब एक प्रकार का एनर्जी चेंज है। इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं Hc/λ, मतलब डेल्टा E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो सबसे ज़्यादा स्प्लिटिंग करेगा NO2 नाइट्राइट, सबसे स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, तो इसके लिए एनर्जी सबसे ज़्यादा होना चाहिए लाइट का। और यदि एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए मैंने वेवलेंथ कम होना चाहिए, तो सबसे कम वेवलेंथ का लाइट एब्जॉर्ब करेगा E, उससे ज़्यादा वेवलेंथ का लाइट एब्जॉर्ब करेगा E, और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ का लाइट एब्जॉर्ब करेगा यह कॉम्प्लेक्स आयन। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ का लाइट एब्जॉर्ब करने का मतलब कि इसका एनर्जी कम होगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इसमें कम होगा। तो वेवलेंथ का रेंज ऐसा रहेगा, सबसे बड़ा वेवलेंथ, उससे कम वेवलेंथ इसके लिए, और सबसे कम वेवलेंथ इसके लिए, ऐसा। तो कैसे कंपेयर करेंगे समझ गए ना। ऐसे पहले पता कर लेना सेंट्रल मेटल आयन लिगैंड, मतलब कोई भी फैक्टर जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को प्रभावित करता है। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को प्रभावित करने वाले कई फैक्टर्स हैं जो ऑलरेडी हम लोग लिखे हैं। तो उसमें बेसिकली ये 3 चीज़, सेंट्रल मेटल आयन, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, लिगैंड, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और यहाँ से आप पता कर लेना क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अब चूंकि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी वेवलेंथ का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, हो सकता है कि सेम क्वेश्चन एनर्जी के टर्म में पूछता, सेम क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी के टर्म में पूछता। तो मेन आप एनर्जी को देखो, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को फिर उससे कॉरिलेट कर दो तो हो जाएगा। तो इस तरह से यह भी क्वेश्चन हो गया। बीच में जो एक क्वेश्चन छूटा हुआ था उसको हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9.27। तो 9.27 इसमें से इम्पॉर्टेंस पूछा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स 4 फील्ड में। पहला बायोलॉजिकल सिस्टम में, दूसरा मेडिसिनल केमिस्ट्री में, तीसरा एनालिटिकल केमिस्ट्री में, और एक फोर्थ पूछा है मेटलर्जिकल प्रोसेस में, मेटलर्जी में। तो ये 4 फील्ड में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्या इम्पोर्टेंस है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे रिलेटेड हैं ये चारों फील्ड से, ये पूछा है। तो ठीक है, चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन उस चैप्टर का एप्लीकेशन तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आखिर जो पढ़ रहे हैं इसमें जो चीज़ें हम लोग जान रहे हैं उसका कहाँ यूज है डेली लाइफ में। तो सबसे पहले बायोलॉजिकल सिस्टम की यदि हम लोग बात करें तो बायोलॉजिकल सिस्टम में बेसिकली 2 आते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स। प्लांट्स में जो जानते हैं हम लोग ग्रीन पिगमेंट होता है, वह ग्रीन पिगमेंट बेसिकली क्या है, क्लोरोफिल है। और क्लोरोफिल क्या है, तो यह मैग्नीशियम का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। आता है कि क्लोरोफिल में कौन सा मेटल होता है, तो मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के अलावे जो है इसमें बड़े बड़े रिंग होते हैं, क्लोरीन रिंग जो है कहलाता है। उसी प्रकार से एनिमल्स की बात करोगे तो सारे एनिमल्स में हेमोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन है, साइटोक्रोम है,
उसके बाद विटामिन B12 है। विटामिन B12 इज द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ कोबाल्ट, साइनोकोबालामिन कहलाता है। साइटोक्रोम, मायोग्लोबिन एंड हेमोग्लोबिन, ऑल दीज आर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ आयरन विद +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये जो आप देख रहे हो कि प्लांट का ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल जो कि मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, एनिमल्स में जो ये 3 कॉमन सी चीज़ है, हेमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, साइटोक्रोम, विटामिन B12, ये सभी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ही हैं। ये तीनों आयरन का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, विटामिन B12 जो है कोबाल्ट का है। तो इस तरह से लिविंग या बायोलॉजिकल सिस्टम में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एप्लीकेशन दिख रहा है हम लोग को। नेक्स्ट मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो देखो मेडिसिन्स भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो सकते हैं, और उसमें से एक जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है सिस्प्लैटिन, जो कि एंटी कैंसर ड्रग है। ऐसा PTCl Cl NH3 यह एंटी कैंसर ड्रग है। हालांकि इस एंटी कैंसर ड्रग का बहुत सारा साइड इफ़ेक्ट है, इसलिए इसका डायमर फॉर्म को यूज किया जाता है। लेकिन हाँ, है तो यह एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जो कि एक मेडिसिन है, एंटी कैंसर ड्रग। मेडिसिनल केमिस्ट्री में इसका यूज हो गया। इसके अलावा और भी कई मेडिसिन है जो कॉम्प्लेक्स नेचर के कंपाउंड हैं, और उनका इस्तेमाल आप मेडिसिनल फील्ड में कर रहे हो। नेक्स्ट है एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या बताए हैं कि कोई भी अननोन सॉल्ट्स का मिक्सचर दिया हो, तो सॉल्ट के मिक्सचर में जो है कई एसिड रेडिकल्स होंगे, कई बेसिक रेडिकल्स होंगे, और उन्हीं एसिड और बेसिक रेडिकल्स को पता करना। एसिड रेडिकल मतलब जिस पे नेगेटिव चार्ज हो, बेसिक रेडिकल मतलब जिस पे प्लस चार्ज हो, जैसे Fe2+, Cu2+, Zn2+, अमोनियम आयन, ऑल दीज आर बेसिक रेडिकल्स। लेकिन वही सल्फेट है, नाइट्रेट है, क्लोराइड है, ऐसे कई हो सकते हैं, कार्बोनेट हो सकता है, ये कहलाते हैं एसिड रेडिकल्स। ऐसा तो एसिड बेसिक रेडिकल्स जो हैं सॉल्ट के कंस्टिट्यूएंट हैं, सॉल्ट के कंपोनेंट हैं। तो यदि इनका मिक्सचर दिया हुआ हो और उससे पता करने हम लोग को बोले कि बताओ कौन से एसिड और बेसिक रेडिकल्स प्रेजेंट है उस मिक्सचर में, तो जिस मेथड या जिस प्रोसेस से आप फाइंड आउट करोगे, या जो ब्रांच है इस एसिड या बेसिक रेडिकल को फाइंड आउट करने का, वही कहलाता है एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो इसमें से बहुत सारे आयन्स हैं जिनको एस्टिमेट किया जाता है या एनालाइज किया जाता है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के अनुसार। जैसे कॉपर आयन है, कॉपर सल्फेट है, तो इसको एनालाइज करने का तरीका है कि आप 4NH3 अमोनिया का एक और सॉल्यूशन मिलाओ, तो यह कॉम्प्लेक्स बनाएगा CuNH3 का होल 4 SO4, जो कि बेसिकली प्रिसिपिटेट टाइप का बनेगा। तो इस आधार पे आप पता कर लोगे कि वह कॉपर है, क्योंकि अमोनिया का प्रिसिपिटेट जिंक वगैरह से, अमोनियम आयन से नहीं बनता है, कॉपर से बनता है। तो कॉपर पता करना हो तो यह तरीका है। यदि पता करना हो आयरन के बारे में, तो इसमें पोटासियम थायोसाइनेट मिलाते हैं, तो यह FeSCN का होल 3 बनाता है, और यह बेसिकली कोई कलर्ड प्रिसिपिटेट होता है। तो ये जो आप फाइंड आउट कर रहे हो प्रिसिपिटेट वगैरह या फिर जो भी है, तो वह कलर के आधार पे, और कलर बन रहा है इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन के चलते। तो ऐसे आप एनालिटिकल केमिस्ट्री में भी इसका यूज कर लिए। उसी प्रकार से मेटलर्जी है। तो मेटलर्जी का मतलब क्या पढ़े हैं कि कोई भी मिनरल या ओर से मेटल को निकालने का, एक्सट्रैक्ट करने का जो कंप्लीट प्रोसेस होता है, वह मेटलर्जी कहलाता है। बहुत सारे प्रोसेस होते हैं उसमें से, जिसके लिए अलग से चैप्टर हम लोग को पढ़ना है, आइसोलेशन वाला। इनऑर्गेनिक का जो फर्स्ट चैप्टर है यूनिट नंबर 6, उसमें। तो मेटलर्जी में भी कोऑर्डिनेशन का इम्पोर्टेंस है, और इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट था मॉन्ड्स प्रोसेस, जो कि निकेल का प्यूरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें लोग क्या पढ़े हैं कि कोई इम्प्योर निकेल है, इसको कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हीट करते हैं। ऐसा निकेल मान लो या क्रूड है इम्प्योर, इसको कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हीट करते हैं, 400 के आसपास टेम्परेचर होता है। तो जब इसके साथ इसको हीट करते हैं तो निकेल का एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है, और जो कि वोलाटाइल नेचर का होता है।
अब इस निकेल के साथ जो इम्प्योरिटी जुड़ा रहेगा वह इम्प्योरिटी कॉम्प्लेक्स तो बनाएगा नहीं, कॉम्प्लेक्स बनाएगा प्योर निकेल के एटम जो है वे। और यह जो कॉम्प्लेक्स बनेगा ये वोलाटाइल है, तो वोलाटाइल है तो बताए कि अब वेपोराइज करके जो आप दूसरे कंटेनर में इसको ले जाओगे। अब यहाँ से फिर इसको आप कंडेंस कर लोगे और इसके बाद इसको अगेन 500 केल्विन के आसपास हीट कर दोगे तो ये टूट जाएगा, निकेल अलग हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड अलग। तो इस तरह से इम्प्योर या क्रूड निकेल से आप प्योर निकेल को प्राप्त किए। कैसे? तो बीच में एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना करके कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हीट किए तो इसके साथ केवल निकेल के एटम मिलेंगे, इम्प्योरिटी नहीं मिलेगा। एक बीच में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा वोलाटाइल नेचर का, फिर उसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हाईयर टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो टूट करके प्योर निकेल दे देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड वहाँ से अलग हो जाएगा। तो यह हुआ मेटलर्जिकल प्रोसेस। मेटलर्जी में किस प्रकार से जो है इसका एप्लीकेशन है, कहाँ इसका यूज है। तो ये टोटल NCERT बुक के क्वेश्चंस थे, 32 क्वेश्चंस। सारे क्वेश्चंस को जो है हमने देखा एक एक करके और हैं सभी के सभी इम्पोर्टेंट। इससे रिलेटेड कुछ बेसिक से क्वेश्चंस एक दो हम लोग और देखते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हालांकि जितना थ्योरी में हम लोग पढ़े अभी एक्सरसाइज के दरमियान पढ़े काफ़ी हैं, सबको यदि आप रिवाइज कर लेते हो अच्छे से तो कोई क्वेश्चन जो है इसके बाहर का नहीं आएगा, नेवर। जैसे एक क्वेश्चन इसमें है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी से। है द CFSE फॉर ऑक्टाहेड्रल COCl6 पे 4 माइनस इज 18,000 सेंटीमीटर इनवर्स। तो द CFSE फॉर टेट्राहेड्रल COCl4 2 माइनस विल बी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो ऑप्शन से मतलब नहीं, बस सॉल्व कैसे करेंगे सो देखो। कोबाल्ट का एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, उसी का एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स भी है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए जो है वह दिया हुआ है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। टेट्राहेड्रल के लिए जो है हम लोग को क्या करना है, निकालना है। बेसिकली या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होना चाहिए, लेकिन इसको शायद स्प्लिटिंग एनर्जी वगैरह कंसिडर करके दिया होगा। तो देखो यह जो है COCl6 पे 4 माइनस, कोबाल्ट 2 इसमें सेंट्रल मेटल आयन है, Cl माइनस इसमें लिगैंड है, और यह जो लिगैंड है हम लोग जानते हैं कि वीक लिगैंड है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लो है, तो कहीं ना कहीं यह हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हुआ और CO2 प्लस का कन्फिग्रेशन हो जाएगा 3D7, मतलब T2G5 Ag2, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 3। उसी प्रकार से इसके लिए आप बात करोगे COCl4 2 माइनस, यहाँ भी CO2 प्लस ही है लेकिन ये टेट्राहेड्रल है, 3D7 कन्फिग्रेशन लिखोगे तो E4 या E4 नहीं होगा, ऐसे होता है ना, E2 नीचे 3 ऊपर, तो 1 2 3 4 5 6 7, हाँ तो यहाँ भी वैसे ही आएगा E4 T2 3, तो यहाँ से भी 3 अनपेयर, तो दोनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम है। इसका मतलब कि अब जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है, स्टेबलाइजेशन होना चाहिए लेकिन जो दिया हुआ स्प्लिटिंग के हिसाब से दिया हुआ है, तो इसके लिए फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े कि जो डेल्टा वो होता है या 4/9 डेल्टा टी होता है, तो डेल्टा टी लिखोगे तो 9/4 डेल्टा वो होना चाहिए, डेल्टा वो का वैल्यू दिया हुआ है, तो 9/4 18,000। इसको सॉल्व कर दो, ये 2 बार में 9 बार में, तो ये जाएगा 81,000, इसको 2 से डिवाइड कर दोगे
तो सॉरी यही मिस्टेक है, डेल्टा टी बराबर 4/9 डेल्टा वो, हाँ डायरेक्ट यहीं से हो जाएगा 4/9 इंटू 18,000, 2 बार में कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2000, मतलब आ जाएगा 8000 सेंटीमीटर इनवर्स। ऐसा यही फार्मूला मिस्टेक था। तो ऐसे भी क्वेश्चन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी से रिलेटेड आ सकते हैं और ऐसे क्वेश्चंस को भी जो है आप डील करोगे। एक और मैच करने भी कुछ क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड। जैसे मान लो एक कॉलम 1 दिया हुआ है, दूसरा कॉलम 2 है। कॉलम 1 में जो है ए नंबर में दिया हुआ है क्लोरोफिल, बी नंबर में है ब्लड पिगमेंट, सी नंबर में है विल्किंसन कैटलिस्ट और डी नंबर में है विटामिन B12। इधर कुछ मेटल का नाम लिखा हुआ है, जैसे रोडियम, सेकेंड में लिखा हुआ है कोबाल्ट, थर्ड में लिखा हुआ है कैल्शियम, फोर्थ में है आयरन, 5 में है मैग्नीशियम। इसको मैच करना है, इसके लिए कई ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। तो रिसेंटली ही इसको अभी पढ़े हम लोग इसी वीडियो में। तो क्लोरोफिल क्या चीज़ से बना है? मैग्नीशियम का यह कॉम्प्लेक्स है, तो ए नंबर हो जाएगा 5 का। ब्लड पिगमेंट हेमोग्लोबिन होता है आयरन, तो बी का हो गया 4 नंबर। विल्किंसन कैटलिस्ट के बारे में भी हम डील किए हैं जब इम्पोर्टेंस बता रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कि कैटालाइसिस में इसका क्या यूज है, उसमें बताए थे विल्किंसन कैटलिस्ट जो है रोडियम का होता है। तो यह जो सी है वो 1 के लिए हो जाएगा, इसको बोलते हैं RHCl का होल 3। दिस इज विल्किंसन कैटलिस्ट, रोडियम का कॉम्प्लेक्स है। और डी विटामिन B12 कोबाल्ट होता है साइनोकोबालामिन, तो ये 2 हो जाएगा। तो ए का 5, बी का 4, सी का 1 और डी का 2, दिस वन। ऐसे तो ऐसे क्वेश्चन भी जो है इससे पूछे जा सकते हैं, तो आप ध्यान रखोगे ऐसे क्वेश्चंस को। ऐसे कई हैं, आप कोई साइड बुक होगा आपके पास तो उससे प्रैक्टिस करो। नोट्स में भी कई फैक्ट्स हैं जिसको आप ध्यान से पढ़ोगे, खुद से क्वेश्चन बना सकते हो। और फिर NCERT के भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम बताए। तो इतना यदि आप कर लेते हो तो काफ़ी कुछ हो जाएगा इस चैप्टर से रिलेटेड, और है बहुत इंपॉर्टेंट मेनली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो ढंग से आप करना। तो इस तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पूरी तरह से यहाँ समाप्त होता है। थियोरिटिकली क्वेश्चन आंसर वाइज अच्छे से आप इसको रिवाइज कर लो। धन्यवाद।